नमस्कार, मैं शिवा वर्मा क्राइम कर्स न्यूज से आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप देख रहे हैं। अपनी बात अपनों के साथ में आज हमारे साथ मौजूद हैं देवेश प्रताप सिंह, अधिवक्ता हाईकोर्ट। मैं आज कुछ विषयों पे इनसे चर्चा करूंगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं और किस प्रकार से आज के समय में जो महिलाएं हैं नए केस भी दर्ज करवाती हैं, पुरुष भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, तो उन सभी विषयों पे बात करूंगा मैं। बने रहिए हमारे कार्यक्रम में और मैं पढ़ता हूँ आगे। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आज के समय में अगर देखा जाए महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने बहुत सारे चीजें बनाई है, गठन किया है, एसआईटी गठन किया है उन लोगों के प्रति जो है। लेकिन आज के समय में जो बदलता रूप है समाज का, अगर देखा जाए, महिलाएं क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती हैं। रहने के बाद 10-5 साल हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, उत्पीड़न का केस डालती हैं। तो क्या सर, इस पे क्या राय है? देखिए, उसमें डिपेंड करता है आज का जो परिवेश हमारे समाज में जो है जी, जो मेट्रो लाइफ से कह सकते हैं तरीके से, उसमें क्या हुआ है। पहले ये जो है जब निर्भया कांड हुआ, उसके पहले जो दिल्ली में सारी चीजें हुई, उसके लिए सरकार द्वारा नए नए कानून बनाए गए महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके सम्मान के लिए। तो सारी चीजें जो बनाई गई, हम महिला की सुरक्षा में सरकार ने नए कदम उठाए, ठोस कदम लिए भी जी। लेकिन हमें आपको ये चीज जानकारी नहीं कि उसका सदुपयोग और दुरुपयोग किस तरह से होगा। सदुपयोग और दुरुपयोग जो है दोनों, मैं वही जानना चाहूंगा सर कि कहीं न कहीं दुरुपयोग मेरे नजरिए से कहीं न कहीं ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग तो कम ही हो रहा है। महिलाएं फायदा उठा रही है उस चीज का। नहीं, सरकार ने जो कदम उठाए भी हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर चीजें बना रखी हैं। पुरुषों के लिए कोई एसआईटी का ऐसा गठन तो है नहीं कि पुरुष भी अपनी चीजें रखें या वैसा वो भी अपना कर ले। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई गठन उसमें ऐसा नहीं है कि जो है उसमें क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो इसमें केसेस हैं आज के समय में, जो केसेस हो रहे हैं, वो केसेस ऐसे हैं कि जैसे कोई महिला पुरुष एक साथ रहते हैं, बाहर के सेक्टर में, आपके लखनऊ सेक्टर में, चाहे जहाँ भी, उसमें क्या है कि उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारी चीजें, जो भी चीजें हैं। अच्छा सर, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, आपको लगता है कि जो ये अधिनियम बनाया गया है या जायज है कि नहीं? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? नहीं, अगर कहते हैं कि अगर उस चीज का जो लिव इन रिलेशनशिप बनाए गए हैं या जो लिव इन रिलेशनशिप बन चुका है आज की डेट में, उसका जो है अगर आप ये कहेंगे कि जायज है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि लोग कैसे, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनका इंटेंशन कैसे है किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति। और दूसरी बात यही चीज पे मैं आना चाहूंगा कि जो आज नहीं, ये भी सर कहीं ना कहीं है, इसमें लोग मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन क्या जरूरी है वास्तविक जीवन में? वास्तविक जीवन में जी, वास्तविक जीवन में जो है मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, वो उसकी योग्यता और उसकी व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई भी नई बात आई उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, कोई नई व्यवस्था है उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उस पर आप वर्क कैसा कर रहे हैं, मतलब आप के बीच अंडरस्टैंडिंग यहाँ है कि जीवन पर्यंत तो बनी रहेंगी। ये सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें, उस कार्यकलाप में क्या कैसे चीज है, वो सही है या नहीं है, वो बात। अच्छा जी। लेकिन उसमें जो है सबसे पहली बात ये है कि आज के मेट्रो लाइफ में जो है वो क्या रहा है कि लोग जॉब के सिलसिले में बाहर जाते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। उसके बाद एक साथ दोस्ती होती है, कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग जॉब करते हैं और दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद जो है उनके बीच में एक अच्छे संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद कभी कभी वो होते हैं कि वो लोग एक साथ डिसाइड करते हैं हम एक साथ रहना चाहिए, वो एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने के बाद जब कुछ कंडीशंस में आने लगती हैं कि अब धीरे एक समय हो चुका, हम लोग साथ रह चुके, उसमें कंडीशंस जो नियम है वो जब आने लगती है, तब दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, वो डिपेंड करता है कि वो किस व्यवस्थाओं में आगे चलेगा, वो अच्छा पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में जाएगा। आप सर इस नजरिए से थोड़ा सा हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश की मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं
केसेस की बढ़ती पेंडेंसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें तो जरूर ये सोचने की बात है कि कानून की व्यवस्था में जो ये महिला सशक्तिकरण में जो तमाम FIR आज हो रहे हैं आज के समय में, तो ये अगर हम और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी जुड़ा है, जीरो FIR सिस्टम अपने प्रदेश में कितना बेहतर तरीके से सफल है और धरातल पर अपनी जो पुलिस है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो कितना सफल है। जी, मैं आपको एक बार उसी पे बात करना जी सर, कि जो FIR कंटेंट है आज के थोड़ा पहले चलते हैं तो देखते हैं कि FIR जो होती है वो हमेशा मारपीट, लड़ाई झगड़ा या कभी हत्या हो जाती थी, कभी हत्या का प्रयास हो जाता था, इस टाइप के केसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है जी। आज के समय में इन सब केसेस की पेंडेंसी हमें लगता है कि जो होंगी तो होंगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा बहुत इजीली जो है FIR 354 मतलब महिला लज्जा भंग, और उसके बाद इसके अलावा रेप केसेस, तमाम चीजें उसके पीछे लगा देना महिलाओं के द्वारा पढ़ाई लड़कियों क्या आपको सर ये भी नहीं लगता है कि जैसे 302 है, 302A है, या आप मर्डर के लिए 307 या 8 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे इन धाराओं का क्या सही रूप से वो आकलन करके या उसकी जांच करके निष्पक्षता के साथ चार्जशीट लगाते हैं कि देखिए क्या है जी, इसमें सब मैं उसी टॉपिक पे रहना चाहता हूँ कि जो विवेचना करता है जी, जो विवेचक होता है किसी भी केस का, जो है ठीक है जी, उसको सबसे पहले वो किस उद्देश्य है, कितने ट्रांसपेरेंसी से उसकी विवेचना करता है। अभी मैं हाल ही का एक मामला बताता हूँ। केस में जो है हमारे सीनियर जो है ट्रायल कर रहे थे, सर ट्रायल में ये हुआ कि जो विवेचक था उसको यही नहीं पता कि ये धाराएं जो लगाई गई, ये जो धाराएं लगाई गई हैं इसका इन सबका क्या मतलब है। तो ऐसी विवेचना कितना ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये जो है बड़ी सोचने की बात है। अब बड़ा आसान है और अगर इसी तरीके से ये बात भी रहेगी तो क्या लगता है समाज का कितना भरोसा जो है प्रशासन पे रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मान लीजिए प्रशासनिक कार्य जो हो रहे हैं और प्रशासन बैठा है, पुलिस है, जो भी जिस चीज का गठन जिसके लिए किया गया है, जो ऑफिसर्स करते हैं ये जो निष्पक्षता के साथ, तो वही अगर मान लीजिए संज्ञान में नहीं ले रहे हैं सारी चीजें और ऐसे ही आर्टिकल लिख के अगर उसको भेज दिया जा रहा है, तो ये कितना न्याय संगतपूर्ण है सर आपके हिसाब से? देखिए, उसके लिए न्यायपालिका न्याय व्यवस्था बैठी हुई है। होता क्या है कि जो आज की डेट में जो भी महिला के सशक्तिकरण की जो भी चीजें बनाई गई, जो भी कानून बनाया गया, वो उसका सदुपयोग के परसेंटेज अगर देखा जाए तो शायद कम है, और दुरुपयोग का परसेंटेज देखा जाए तो शायद बहुत ज्यादा है। एक अगर रेशियो की अगर बात भी करी जाए तो आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत रेशियो है दुरुपयोग होने में और सही ढंग से जो है कार्य करने में, कितना एक रेशियो मान के अगर चले तो आपको लगता है सर कि 75 से 80% दुरुपयोग ही हो रहा है? कहीं ना कहीं वास्तविकता न्यायपालिका के हिसाब से जो भी है निकल के आ रही है सामने चीजें, तो ये है, ये वास्तविकता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफी दुरुपयोग इस ऐसे मामले में हो रहा है, लेकिन जब वो न्यायिक व्यवस्था में आती है, उसका ट्रायल चलता है, उसकी विवेचना है, उसकी जो विवेचना है, उसका जो चार्जशीट है, लेकिन शुरुआती जो हमारा जो कहीं ना कहीं प्रस्तावित चीजें हमारी रहती है शुरू के समय में, जो एविडेंस एक्ट के थ्रू ही सब कुछ होता है, मैं आपको तो उसी में सर जी थोड़ा सा मैं बात कह लूँ अपनी, उसी में है क्या कि वो लोग जहाँ जो मूल स्थान है, जो घटना स्थल है, वहां पे वो लोग पहुंचते नहीं हैं और वो लोग अपने ही चौकी से अपने ही थाने पे बैठ के वही सारी विवेचना, वही सारी चीजें, वहीं पे दलीलें सिस्टम से बना के वो भेज देते हैं, वो जाते भी नहीं है। उसका मुख्य कारण है क्या, वास्तविकता क्या है? मैं सब थोड़ा सा आपके नजरिए से मैं समझूं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मौके पर जहाँ पे घटना ऐसी घटित हुई है, जो भी कॉज ऑफ एक्शन है, कहाँ लिया गया है और कहाँ नहीं लिया गया है, उसको घटना करना देखते हुए वहीं बैठकर जो आपने कहा कि अपने चौकी पैरामीटर पे ही उसका नक्शा निकाल कर बिल्कुल अब कर देते हैं। लेकिन जब कोई केस इस टाइप का हमारे पास आता है या हमारे न्यायिक व्यवस्था के बीच में आता है, तो सबसे पहले उसमें FIR का कंटेंट क्या है, चार्जशीट विवेचना के साथ चार्जशीट क्या लगी हुई है, चार्जशीट में उस लड़के का रोल क्या है, चार्जशीट में लड़के का रोल क्या है, रोल के अकॉर्डिंग धाराएं क्या है, उससे मैच कर रही नहीं कर रही। तीसरी चीज, उन सबके बाद 161 164 का बयान क्या है, महिला का बयान क्या है, अगर उसमें कोई और भी लोग गवाह को बयान दिए हैं तो उनका बयान क्या है। उन सब चीजों को जब हम एक साथ एक
कंटेंट बनाकर रखते हैं, ठीक है। तब उसमें जाकर एक बात निकल कर आती, कितनी बातें उसमें कॉन्ट्राडिक्टी, मतलब कितनी बातें उसमें ऐसी हैं जो FIR से चार्जशीट उनकी बात, उनकी जो गवाह है, जो उनका बयान है, वो सब मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तब हम एक निर्णय पाते हैं, हम उसका जब ट्रायल चलाते हैं, तब ना विवेचक अधिकारी ना लड़की द्वारा जो लगाया गया। अच्छा, और भी है सर, जब मामला जाता है थाने में चीजें होती हैं, तो आपको क्या लगता है जब जामा तलाशी या सब व्यवस्थाएं हैं वो अपने सिस्टम से जब करते हैं, जांच करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है सर कि एक वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। जनता भी कभी कभी ये सोचती है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जामा तलाशी में क्या मिला है क्या नहीं मिला है सिर्फ लिख देने से नहीं हो जाता है। आप इस चीज को भी समझिएगा, मेरा थोड़ा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये सामाजिक प्रश्न है। और मैं उसी पे मैं कह रहा हूँ कि जो जिस प्रकार से उन्होंने चार्जशीट में तो बना दिया कि इनके पास ये मिला है, हो सकता है कि उसकी चीजें भी गायब कर दी गई हैं, और ये वास्तविक में होता भी है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है किस तरीके से लोग एक्शन लेते हैं कि जामा तलाशी में चीजें जो मिली हैं, जो चीजें हैं, कुछ प्रशासन भी उसमें ऐसा कर देता है कि अगर पैसा मान लीजिए 1 लाख रुपया मिला है तो वहाँ पे दर्शा दिया 10,000 मिला है। तो इस पे सर क्या आप सोचते हैं सर? देखिए, वो जो जामा तलाशी में आपने कहा, मतलब कि एक व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। ये तो कानून की व्यवस्था में सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार को कितना पर्सुएट करती है, कैमरे के बीच होना चाहिए और कैमरे के पास होना चाहिए, जो भी चीज है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक केस में जो है एक महिला के ऊपर ये लगाए गए आरोप कि इन्होंने चार जो है पिस्टल जो है अलग अलग ब्रांड्स के जो है वो अपने ही पर्स में जो है वो कैरी करके एक फला जगह से यहाँ पे, और हम राही ने हमें यह सूचना दी, हमने उनको कैसर बाग बस अड्डे से उनको पकड़ा। ठीक है, कैसर बाग बस अड्डे से पकड़ा। एक्जैक्टली होता है जी। उसमें उस केस में हुआ क्या, उस केस में जब वो केस हम लोग के पास आया जो है बात आती है, पहली बात तो वो जो जितनी भी जो वेपन्स पकड़े गए थे उसमें जो है वो वेपन जो है लगभग सभी कीमत 7 से 8 लाख या 10 लाख रुपए लगभग रही। इम्पोर्टेड वेपन थी, और उनका पुलिस का आरोप था कि पर मतलब कि जिस डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन आने के लिए वो पहुंचाने के 50,000 रुपये उसको दिया जाता था। वो सारी चीज़ें, उसका बेल हम लोग ने लड़की की तरफ से बेल डाला जो है, लड़की को पराउप्ता जो है, ठीक है, बेल डाला। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पहले बेचक ने बताया कि ये हमने उनको बस से जो है पकड़ा जो है, ठीक है, बस से पकड़ा, उनके पर्स में इतनी जगह, जो पर्स का साइज था जी, उसमें कारतूसी भी दिखाएंगे जो है, जो पर्स का साइज था जी वो इतना छोटा था जिसमें दिखाए गए हैं। पहली बात तो 4 आया कैसे, वो सोचने की बात थी। फिर उस कार्रवाई में आगे क्या हुआ सर? फिर उसमें जब वो ट्रायल की स्टेज पे, बेल की स्टेज पे था, तो उसमें 52 लोग यात्री बैठे हुए थे। तो हमने सबसे पहले उसमें ये पूछना चाहे स्टेट के वकील साहब और जो पुलिस जिन्होंने विवेचना के पकड़ा था, उनसे हम लोगों ने पूछना चाहा कि आपने वहाँ मौके पर जो है क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें हम पर्स पकड़ने के बाद अपनी चौकी पर, अपने थाने पर जाकर जो है उस पर्स को खोला, ये चीज़ें पाई गई। तो पहली बात तो मौके पर क्यों नहीं खोला? उन्होंने कहा कि महिला के ऊपर जो वहाँ का क्राउड था वो कुछ वहाँ पर मिसहैपनिंग हो सकती थी, लड़ाई झगड़े के रूप ले सकता था, या फिर उसको कोई क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का वो उसको आतंकवादी मान लिया जाता, कुछ मान लिया जाता, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं किया। तो थाने में जाकर किसी चीज़ को कोई जो है क्या कहते हैं सामान पाना, थाने जाकर वो सामान को निकालना और पाना जो है ये बहुत आसान है कि थाने में कोई चीज़ रखी हुई है और रखने के बाद जो है आप उसको चाहे तो दिखा दीजिए, आप चाहे उसमें जिगाना दिखा दीजिए, चाहे उसमें 9mm दिखा दीजिए, चाहे उसमें जो है ग्लॉक दिखा दीजिए, चाहे आप उसमें चाहे जो दिखा दीजिए, क्योंकि थाने में तो कोई उसका, थाने में तो आप ही के लोग बैठे हुए हैं, तो वो चौके से थाने तक जो है वहाँ अगर चीज़ें दिखाते दर्शा भी देते तो कोई। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये थी, जो गवर्नमेंट सेवक ड्राइवर और कंडक्टर उनको गवाह नहीं बनाया गया।
लेकिन उनको तो आई विटनेस में तो बनाना ही चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए था। हाँ कि वो तो कोई पब्लिक तो थी नहीं, वो बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। आप पब्लिक में नहीं बना सकते हो, उनको तो आप बना ही सकते हो। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको आपने क्यों नहीं बनाया? अच्छा, उनके सामने आपने पर्स क्यों खोला? सबको यात्री उतार दिया, आप उनके सामने उतारे, वो खड़े होते हैं। बिल्कुल। आई विटनेस आपके ही जो हमराही हैं, आपके ही जो चौकी के जो कांस्टेबल हैं, वही आपके जो है गवाह हैं उस केस पर। अधिकतर मामलों में मैंने सर ये देखा है कि जो भी आरक्षी है वही गवाह में है। जी जी जी। आई विटनेस पब्लिक का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए और उसी पे केस का निर्णय सही तरीके से रूप भी ले सकता है, उसी पे सही कार्यवाही तो भी। यही कारण बना कि उसको जमानत हुई। यही कारण बना कि कोई प्राइवेट बिजनेस आई विटनेस है ही नहीं। बस का कंडक्टर और ड्राइवर जो सबसे ज़्यादा जरूरी था, वो तो उसको आगे जब इसी पे सब चीज़ें रही तभी तो बेल ग्रांट भी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें रहती हैं, परेशानियां बनी रहती हैं इस प्रकार से। अब मैं बढ़ता हूं सर थोड़ा सा SC और ST मामलों पे अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ चीज़ें इस तरीके से भी होती हैं कि आजकल की जो महिलाएं हैं उसको हथियार की तरीके से यूज़ करती हैं कहीं ना कहीं। अगर आप SC हो, अगर किसी दूसरी कास्ट के व्यक्ति ने अगर कोई न्याय संगत पूर्ण भी कार्य किया है कि अब वो अपना प्रस्ताव भी रख रहा है कि ये चीज़ गलत है, आप इसको जो है इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर SC ST का मुकदमा भी डलवा दिया और प्लस जो और भी चीज़ें हैं बढ़ा चढ़ा के आप कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है ये तो हथियार की तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं आज के समय में? SC ST की जो बात जी जी आप बता रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि अधिवक्ता किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखवाता है, वो थाने से ही बंद कराता है। ठीक है। अब उसमें चाहे क्या कहते हैं पुलिस का रोल हो, चाहे वो जो क्या कहते हैं FIR लेखा करता हो उसका रोल हो, चाहे पहले से ही किसी अच्छे लोगों ने उसको जो है लिख पढ़ के जो है पहले से दे दिया हो, प्रिपेयर करके कि हाँ ये थाने पे है ना सर, कोई ST ST को प्राथमिकता दी जा रही है कहीं ना कहीं, और मामला सही है या गलत है व्यक्ति को दोषी बना के भेज दिया जाता है कि मामला जो मैं किसी इस मामले में मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। हाँ ये जरूर है, आपने जो कहा कि इसको बहुत अच्छा वो बनाया गया है तरीका कि अगर कोई ऐसी बात होती है कोई अन्य जात समुदाय से है तो सीधे से SC लगवा दो, उसका जीवन जो है ऐसे बर्बाद हो जाए कि वो आगे चलकर ना किसी नौकरी में ना किसी व्यवस्थाओं में वो अपने आप को पास क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दूसरा ये भी है कि आज के टाइम पे जो रेप विक्टिम केसेस हैं कहीं ना कहीं उनमें आपको सर कितनी पारदर्शिता लगती है कि वो सही रूप से जो है हैं? पारदर्शिता जब विवेचना होने के बाद चार्जशीट लग जाती है जी, तो पारदर्शिता की जो व्यवस्था है उसमें कवर करने का काम हम लोग का है कि पारदर्शिता लाया जाए। कि पहली बात की घटना हुई है, घटना से पहले हमें ये देखना होता है कि उसके बीच अपना संबंध कितने पुराने रहे हैं, यह सही है कि नहीं है। रेप किसी प्रकार का रेप का मतलब ये है कि तुरंत इंसान ने किसी लड़की के साथ कोई गलत कार्य कर दिया, आप 5-5 साल 6-6 साल 3-3 साल 2-2 साल या 10-10 साल या फिर विवाह हो जाने के उपरांत शादी के उपरांत भी बिल्कुल इंटायर फैमिली को इन्वॉल्व करके आप सबके ऊपर कभी 376 377 तमाम धाराएं जो बिजनेस धाराओं में आप करके जो है किसी को आरोपित करते हैं, पूरा परिवार उसमें जो है जी गुजरता है, इस माहौल से गुजरता है, परेशानी का विषय बन जाता है। उसके वजह से सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये लड़के जो है जब उसमें लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगे, उनको एटलीस्ट सजा हो जाएगी, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ऐसे माहौलों में हमारा प्रयास ऐसा होता है कि हम अपने क्लाइंट को हम कितना अच्छे से अच्छा रिलीफ दिला सकते हैं, क्योंकि केसेस तो झूठे दर्ज होते हैं इस मामले में। क्योंकि आप ये बात जरा मैं आपको ले चलूँगा 354 में जस्टिफिकेशन क्या है, लज्जा भंग जो होता है उसमें जस्टिफिकेशन क्या है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है भाई। लज्जा भंग का मतलब ये है कि उनको टच कर दिया, उनको वो कर दिया, वो गलत तरीके से लेकिन विवेचक इसको स्पष्टीकरण कैसे दे पाएगा? विवेचक का काम है उसको लगा तो देता है लेकिन उसका स्पष्टीकरण दे पाएगा क्या? कोई ऐसा कोई फार्मूला कोई ऐसी व्यवस्था बनी हुई है वो साबित हो रहा है? बहुत आसान है लगा देना। और एकदम जैसे कहते हैं कि खाने में थोड़ा सा कह लीजिए कि सलाद की जरूरत पड़ती है, तो उसी टाइप से 354 की धाराएं बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल मिसयूज हो रहा है, लेकिन हम लोग इस तरह से
एज ए अधिवक्ता मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग उसकी जब हम उसका ट्रायल करते हैं तो ट्रायल करने में हम उसकी पूरी तरीके से उस चीज़ को लेकिन सर आप प्राथमिकता किसको देते हैं कहीं ना कहीं न्याय संगत चीज़ों को देखते हुए आप बेल का आधार बनाते हैं, या आपका क्लाइंट है, आपका मुवक्किल है, तो आप उस नज़रिए से देखते हैं कि हमको उसको सेफ रखना है? इसमें आप क्या सोचते हैं सर? अगर आपका क्लाइंट है और उसने अपराध भी किया है कहीं ना कहीं, और अपराध किया है, तो क्या आप सोचते हैं उसको सुरक्षित रखें या न्याय संगत को देखते हुए उसको हम बेल ग्रांट करवा दें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अधिवक्ता, हमारा नैतिक धर्म है कि किसी प्रकार कोई घटना घटती है, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, अपनी चीज़ें बताता है, हमें उससे उसका बचाव करना, उसकी मतलब कि बचाव के साथ साथ उसको एक्विटल तक ले जाने तक के लिए, ठीक है, हमारा नैतिक धर्म है, उसका पालन जो है हमें करना चाहिए। तो साक्ष्य की प्रामाणिकता के साथ आपको क्या लगता है कि अगर साक्ष्य है उसके खिलाफ में अगर चीज़ें पाई गई हैं, अगर दोषी है, तो वहाँ पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, दोषी तो जब केस होते हैं तो जब कोई केस होता है तो एक पक्ष जो है क्या कहते हैं दोषी होता है, दूसरा पक्ष जो है बिल्कुल होता है। तो वहीं पे मैं कहूँगा कि वहीं पे जो चीज़ें होती हैं अगर न्याय संगत पूर्ण है तो आप विशेष जोर उस पर देते हैं कि आप क्लाइंट को ही सेव करते हैं? देखिए, आप क्लाइंट पे आ रहे हैं बार बार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लाइंट को तो हमारा बचाएंगे, हमें हमारा नैतिक धर्म पहली चीज़, ठीक है, कुछ भी हो, आप हो, कोई और हो, किसी से कोई गलती, बस कोई कई बार कई चीज़ की गलती होती लोगों को, ये हमसे गलती से हो गया, अगर वो आगे चल के ऐसा नहीं करेगा तो हम उस पर जो है हमारे पास वो आया हुआ है, आज उससे गलती बस कुछ चीज़ें हो गई तो हमारा बचाव, हमें मतलब अगर जघन्य अपराध नहीं है, कोई जघन्य अपराध नहीं है तो हमारा बचाव करना, हम उसका बचाव करना चाहते हैं और पूरी तरीके से उसे इस चीज़ से बाहर रखना चाहते हैं ताकि उसका भविष्य सिक्योर रहे, चीज़ें सही रहें। इससे पर विशेष तौर पर जो है हम उसको पूर्णतः बचाव करने की 100% कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये आप दूसरा ये है कि मैं अब थोड़ा सा जनता को रूबरू कराऊंगा आपकी कुछ ऐसी चीज़ों से, आपका कुछ ऐसा संदेश हो तो ये बताएं कि कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके की न्याय व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, जो भी जिस तरीके की चीज़ें रहती हैं, आप एक ऐसा मैसेज दें कि उनको ये समझ में आए कि अपने केस को कहीं ना कहीं जांच का सिस्टम किस प्रकार से अपनाना चाहिए जिससे उनको न्याय मिले और वह किस तरीके की चीज़ें करें। थोड़ा सा इस चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो थाना है, पुलिस स्टेशन, वो कानून व्यवस्था की प्राइमरी स्टेज पे वो सारी चीज़ें वहीं से गुजरती हैं जी। ठीक। तो सबसे पहले तो कानून व्यवस्था में पुलिस विभाग का जो है यह रवैया होना चाहिए कि कोई भी मामला आपका एप्लीकेशन के तौर पे आपके पास आता है, आप एफआईआर दर्ज करने से पहले उस चीज़ की एक माइक्रो विवेचना जिसको कहते हैं, छोटी विवेचना बिल्कुल करनी चाहिए कि हाँ मौका स्थल पर ऐसी कुछ चीज़ें घटना घटी हैं या नहीं घटी हैं। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज करने लायक है कि नहीं है, इस चीज़ की पहले एक सिंपल सी व्यवस्था होनी चाहिए, एक रिपोर्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पूरा संज्ञान में लेते हुए आप पुष्टि कर लीजिए, उसके बाद जो है आगे आप चार्जशीट बनाइए, आप न्यायालय को पेश करिए, वो सब चीज़ें बना के बाद जी जब एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद उसकी विवेचना करना, विवेचना में जो एक समय निर्धारित है उस समय पर ही जो है विवेचना को कंप्लीट कर देना। कोई मैनिपुलेटिंग, कोई छोटी सी चीज़ को क्रिमिनल कलर फॉर्म देना, वो सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। कोई भी चार्जशीट फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ रहेगी तो न्यायपालिका भी उसको बहुत कंसीडर करेगी। आज के डेट में तमाम केसेस ऐसे आ रहे हैं, तभी जनता का विश्वास भी बना रहेगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें न विवेचना में विवेचक अधिकारी पता है कि वो उसमें जो धाराएं लगाए उससे मैच कर रही नहीं कर रही है, इवन विवेचक को आप जी बिल्कुल उस सिचुएशन से रिलेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो मनमानी चीज़ें कर ले रहे हैं। आप इन्वोक कर देते हैं पूरे परिवार को, पूरे परिवार को इन्वोक करने का मतलब ये है कि एक साथ 10 व्यक्ति, एक परिवार के 10 व्यक्ति एक ही जैसी घटना कारित नहीं कर सकते। ठीक है, सबके पास अपने वर्क है, सब कहीं होंगे, लेकिन इस प्रकार से आप जो है उसको करते हैं। विवेचना करना, उसमें किसका क्या रोल है उसको सही तरीके से लगाना और करना। अगर वो प्राइमरी स्टेज पे सही तरीके से आता है तो न्यायपालिका उसमें पूर्णता जो है क्या कहते हैं पूरे उसके साथ जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है उसमें जो है न्याय करेगा। ठीक है सर, यहीं पर मैं सर विदा लूँगा। और जो आपने सर कीमती समय निकाला, थोड़ा सा जो है दर्शकों
से रूबरू हुई चीज़ें, ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और दर्शकों से मैं ये कहूँगा, आप इसी तरीके से जोरदार प्रश्नों में बने रहें और मैं फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर जोरदार प्रश्नों के साथ हाजिर होऊंगा। मैं आपके शिवा वर्मा एंकर यहीं पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद।